अगर आप क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और यूएसए घूमना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अमेरिका का वीज़ा हासिल करने के लिए। क्योंकि हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट, जो कि टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप बोला जाता है, 4 साल बाद ही आता है। पहली दफ़ा अमेरिका इसको होस्ट करने जा रहा है। पूरी दुनिया से क्रिकेट के शायकीन अमेरिका में जमा होंगे, क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, और इसमें जो आपके छोटे और बड़े क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तमाम डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे होने जा रहा है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप अमेरिका होस्ट करेगा। ये एक वाहिद ऐसा वर्ल्ड कप है जिसको अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ मिल के होस्ट करेंगे। कुछ मैचेस इसके वेस्ट इंडीज़ में होंगे और कुछ अमेरिका में। वैसे तो जो अमेरिका की फ़ेमस प्ले है वो बेसबॉल है, लेकिन अमेरिका अब क्रिकेट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एशिया में और दूसरे ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ में और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर गेम बन चुकी है। तो अमेरिका की भी ये ख्वाहिश है कि उसके जो अवाम है वो इसकी तरफ राग़िब हों। इसके लिए ये बेहतरीन मौका था अमेरिका के पास कि क्रिकेट की दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप, और वो भी टी20, जो फास्ट गेम समझी जाती है, हर बंदा इंजॉय करता है। क्योंकि आजकल बहुत कम लोग हैं जिनके पास इतना टाइम होता है कि वो टेस्ट सीरीज़ 5 दिन की देखें या वनडे पूरा दिन अपना लगाएं। आजकल हर बंदा बिज़ी है, बहुत थोड़ा टाइम होता है। तो टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको ऐसा बंदा भी इंजॉय कर लेता है जिसके पास टाइम की शॉर्टेज है। तो अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसके लोगों के पास तो पहले ही टाइम की शॉर्टेज है, तो इसलिए उसने इस गेम को मुंतखब किया कि वहाँ पे अपनी सरजमीन पे करवाए, ताकि वो लोग जिनके पास टाइम कम है, जो अपने कामों में बिज़ी हैं, वो भी इसको देखने आए और इस तरह क्रिकेट का फ़रोग़ अमेरिका में दिया जाए। अमेरिका के मुतालिक मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूँ। 50 स्टेट्स हैं। 1776 में ये एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे बना था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है इसमें, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। प्रेसिडेंट जो होता है वो गवर्नमेंट का सरबराह होता है। जो दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन हैं टॉप के, वो अमेरिका के रहायशी हैं, जिनमें जेफ बेजोस, एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे बड़े नाम आते हैं। तो अगर आप क्रिकेट के इस बड़े इवेंट को अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है वीज़ा अप्लाई करने का। और वो लोग जो अमेरिका को घूमना चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट का शौक़ रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन उनके लिए ये एक अच्छा गेटवे है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस दौरान अमेरिका अपनी वीज़ा पॉलिसी को ज़रूर नरम करेगा। वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके मुल्क में आएँ और इस बड़े इवेंट को एंजॉय करें। तो आप भी इस इवेंट के थ्रू अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका घूम सकते हैं और इस इवेंट को भी एंजॉय कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है ये वीज़ा? हर बंदा अप्लाई कर सकता है जिसका भी पासपोर्ट बना हुआ हो, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो। अगर तो वो माइनर होगा तो उसको गार्डियन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 18 साल से कम है तो उसके साथ कोई गार्डियन होना चाहिए। 18 साल से ज़्यादा है तो वो अकेला सफ़र कर सकता। क्या वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है? जी बिल्कुल, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका वीज़ा इसमें रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उनका वीज़ा भी ऐसे ही देखा जाएगा जैसे किसी फ्रेश एप्लीकेंट का, यानी कि जो बंदा पहली बार अप्लाई कर रहा है वीज़ा, उसके वीज़े का भी वही रिस्पॉन्स होगा जो कि एक रिजेक्टेड पर्सन, यानी कि जिसका वीज़ा पहले रिजेक्ट हो चुका है, उसका भी रिस्पॉन्स वैसा ही आएगा जैसे पहली बार अप्लाई करने पे आता है। इस वीज़ा की ड्यूरेशन क्या है? अमेरिका के वीज़े की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है, इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर जितना आसान है, इसको हासिल करने का तरीका उससे थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब ये मिल जाता है तो ये आपको इतनी बड़ी खुशी देता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये 5 साल का आपको वीज़ा ग्रांट करता है, यानी कि आप जब एक बार वीज़ा ले लेते हैं तो 5 साल के लिए आप अमेरिका जब दिल किया जा सकते हैं। ये अलग बात है कि आप एक बार में, यानी कि यकमुश्त 6 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। आपको एक बार एग्ज़िट होकर दोबारा इंटर होना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपको 5 साल का वीज़ा मिल जाता है। इसके बाद इसकी रिन्यूअल का क्या प्रोसीजर है? रिन्यूअल के लिए आपको बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे अमेरिका ने ये सहूलत दी है
कि आप विदाउट इंटरव्यू अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं। आपने जस्ट अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है, फ़ीस देनी है, और इसमें वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत कम है। अनटिल अनलेस आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम ना किया हो, या ओवरस्टे ना किया हो, या अमेरिका के इमिग्रेशन लॉज़ की खिलाफ वर्जी ना की हो, तब तक अमेरिका आपका वीज़ा ये रिन्यूअल से रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको ईज़िली मिल जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले आपके पास एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए। जहाँ से भी आपने पिक्चर बनवानी है, आपने उनको बताना है कि मैंने अमेरिका के वीज़े के लिए वाइट बैकग्राउंड पिक्चर बनवानी है। तो तकरीबन हर स्टूडियो वाले को ये मालूम होता है कि इसकी पिक्चर की डायमेंशंस क्या रखनी है और किस एंगल से इसकी तस्वीर बनानी है, और उसमें फेस और शोल्डर्स का जो एस्टिमेटेड रेशो होती है वो कितनी रखनी होती है, ये तकरीबन हर स्टूडियो वाले को मालूम होता है। अगर किसी को नहीं भी मालूम तो वो आप उनको गूगल से सर्च करके दिखा सकते हैं, तो वो उस हिसाब से आपको तस्वीर बना के दे देंगे। तस्वीर को आपने प्रिंट फॉर्म में नहीं लेना, डिजिटली फॉर्म में अपने मोबाइल में या ईमेल में ले लेना है। उसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट। जो एक्सपायरी डेट है वो मेरा ये मशवरा है कि 5 साल से ऊपर की हो, ताकि आपको जो 5 साल का वीज़ा मिलना है उसमें कोई भी हर्डल ना आए, क्योंकि अमेरिका ने आपको 5 साल का वीज़ा देना है, और अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी इस 5 साल से कम हो रही होगी तो वो फिर आपको टिल द एक्सपायरी ऑफ योर पासपोर्ट वीज़ा ग्रांट करेगा। मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपकी जो पासपोर्ट की एक्सपायरी है वो 5 साल से कम है, तो आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाएं और कोशिश करें कि 10 साल वाला पासपोर्ट हासिल करें, और देन आप अपना वीज़ा अप्लाई करवाएं। इसके अलावा आपका CNIC होना चाहिए और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आपका MRC यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 6 मंथ्स की, और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 15 लाख की हो। कुछ लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि क्या एंडिंग बैलेंस 15 लाख हो और या स्टार्टिंग बैलेंस 15 लाख हो। तो इसमें मैंने बड़ी डिटेल्स में वीडियोस बनाई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 15 लाख का मतलब ये होता है कि आपके पिछले 6 महीने में आपका जो बैलेंस है वो 15 लाख से नीचे ना गया हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा लेन देन बहुत ज़्यादा है, हमारी अमाउंट करोड़ों में आती है, करोड़ों में जाती है, लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि आपका पर डे का एंडिंग बैलेंस क्या है, तो वो कहते हैं कभी हमारा 0 पे आ जाता है, कभी हमारा 50 लाख पे चला जाता है। तो मैं उनको बताता हूँ कि आपकी बैंक स्टेटमेंट इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट में कम से कम 15 लाख से ऊपर पैसे पड़े होने चाहिए। आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन इससे नीचे अमाउंट ना गई हो। इसके अलावा आपका नेशनल टैक्स नंबर यानी कि टैक्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें आपकी पिछले 2 साल की रिटर्न हो, और उस रिटर्न में आपकी जो इनकम है वो कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख कम से कम वो शो होनी चाहिए। अब यहाँ पे लोग सवाल करेंगे कि हमने अगर इतनी इनकम शो करवाई तो हमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो बहरहाल इसके और भी तरीके हैं। आप टैक्स जो आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है आप उसको क्लेम कर सकते हैं, एडजस्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एडजस्टेबल टैक्स नहीं है तो आप टैक्स पे करवा के अपनी इनकम शो करवा सकते हैं। इसमें देखें ना, आपको आपके आगे फ़ायदा कितना बड़ा है, आपको वीज़ा मिलने में आसानी हो जाएगी। अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपको वीज़ा ना मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो बहरहाल इस पे और काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं, आप मेरे से रब्ता करके अपनी रिटर्न्स तैयार करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें कोई भी पेंडिंग केसेस आपके नाम पे ना हों। अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल करते हैं कि मेरे नाम पे कुछ केसेस थे जो कि अब क्लियर हो गए हैं, तो क्या मैं वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि मसला उनके लिए होता है जिनके ऊपर केसेस हुए होते हैं और उन्होंने सज़ा भुगती होती है, उनके लिए मसला होता है। जो केसेस क्लियर हो चुके हैं उनके पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के कोई भी पेंडिंग केस नहीं है, उनके लिए कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपके कुछ ऐसे केसेस शो हो रहे हैं पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट में जो कि आपने क्लियर करवा ली है अदालत से, लेकिन वो वहाँ पे शो हो रहे हैं, तो उसको भी आप क्लियर करवाएं। इस पे भी मैंने बड़ी डिटेल्स वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके कंसल्टेंट यानी कि अगर आप मेरे ज़रिए वीज़ा अप्लाई करवाते हैं तो वो मैंने तैयार करवाने हैं, जिसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी, ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाएगी, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवलिंग प्लान, ट्रैवल इटिनरी और बेशुमार ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं जिसका आपको वीज़ा मिलने में फ़ायदा होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या इसमें इंटरव्यू होता है? तो बिल्कुल इसमें इंटरव्यू होता है। लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू जो है वो अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं इंग्लिश में दे सकता हूँ या उर्दू में दे सकता हूँ।
तो बिल्कुल आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। आपके वीज़ा मिलने में इस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं उर्दू में वीज़ा के लिए इंटरव्यू दूंगा तो मेरे वीज़ा मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोगों को वीज़ा मिलता है उर्दू लैंग्वेज पे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप विज़िट पे जा रहे हैं, आप वहाँ पे कोई जॉब के लिए या परमानेंट रहने के लिए नहीं जा रहे जिसके लिए इंग्लिश होना लाजमी है। तो जिस लैंग्वेज में आप इजी कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू इज़ 5 मिनट, 5 मिनट तकरीबन इसके इंटरव्यू के होते हैं, जिसमें मोस्टली पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं और अमेरिका क्यों जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। बेसिकली जो चीज़ वीज़ा ऑफिसर आप में देखना चाह रहा होता है वो ये देखना चाह रहा होता है कि क्या आप कैपेबल हैं इस वीज़ा को लेने के लिए, और आफ्टर स्पेंडिंग योर टाइम आप वापस आएंगे अपने मुल्क में। आपके मुल्क में आपकी फाइनेंशियल टाइज़ कितनी मजबूत है, आपकी फैमिली टाइज़ कितनी मजबूत है, ये तमाम चीज़ें वो 5 से 6 मिनट में के इंटरव्यू में आपकी वो देख लेता है। वैसे तो डॉक्यूमेंट से उन्होंने काफ़ी कुछ देखा होता है और अपनी एजेंसी से उन्होंने आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी हासिल की होती है, लेकिन इंटरव्यू में जस्ट वो आपसे क्लैरिफिकेशन लेना चाह रहे होते हैं। पाकिस्तान में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद 3 सेंटर है इंटरव्यू के लिए। आप अपनी मर्ज़ी का करीबी कोई भी सेंटर सेलेक्ट करके इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि इस वीज़ा को लेने के लिए कितना टाइम लगता है। आफ्टर इंटरव्यू आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आपको वीज़ा मिला है या नहीं मिला। अगर तो वो आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करते तो वो आपको लेटर दे देते हैं और आपका पासपोर्ट आपको पकड़ा देते हैं। लेकिन अगर वो आपको वीज़ा देते हैं तो वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, और वीज़ा को अप्लाई करते वक्त आपने वहाँ पे मेंशन किया होता है कि आप अपना वीज़ा जो है वो बाई पोस्ट लेना चाहते हैं या बाई हैंड। अगर तो आपने बाई हैंड सेलेक्ट किया होगा तो आपको पासपोर्ट वहीं सेंटर से जाके कुछ दिन बाद, तकरीबन 8 दिन बाद आपको मैसेज आ जाता है, तो आप वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने बाई पोस्ट सेलेक्ट किया होगा जिसकी TCS कुछ फ़ीस होती है वो आपने पे की होगी, तो वो पासपोर्ट वीज़ा लग के आपके एड्रेस पे आपको पहुंच जाएगा। यानी कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो आपके इंटरव्यू तक है। इंटरव्यू के फ़ौरन बाद आपको पता चल जाता है कि आपको वीज़ा मिल गया है या नहीं। फ़ीस के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं। 185 USD इसकी एम्बेसी की फ़ीस है, और इसके अलावा कंसल्टेंट की फ़ीस होती है। कुछ कंसल्टेंट्स बहुत ज़्यादा फ़ीस डिमांड करते हैं, जो कि क्लाइंट की लाइल्मी की वजह से उनको पता नहीं होता कि इसमें अखराजात कितने हैं। इसमें जो अखराजात है वो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कंसल्टेंट ने तैयार करवाने हैं, और कुछ उसकी कंसल्टेंसी फ़ीस है। इसके अलावा आपकी एम्बेसी फ़ीस है जो कि मैंने आपको बता दी है, $185 है। अगर आप मेरे ज़रिए वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे मालूमात ले सकते हैं। कब आपको वीज़ा ये अप्लाई करना चाहिए? वैसे तो आप कभी भी ये वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा गोल्डन टाइम है, एक ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि वर्ल्ड कप के दौरान, जो कि जून में शुरू होने जा रहा है, इस दौरान अमेरिका अपने वीज़ा की पॉलिसीज़ को ज़रूर नरम करेगा। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ आई है कि जहाँ भी, जिस मुल्क में भी कोई बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप की तरह आ रहा होता है, तो वहाँ पे वीज़ा की जो पॉलिसीज़ है उसको नरम किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके उस इवेंट को एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के इल्म में ये बात है कि इंटरव्यू का जो टाइम है वो लेट मिलता है, तो इस इशू को कैसे हैंडल किया जाए। लेट्स सपोज अगर अभी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा केसेस में आपको नवंबर दिसंबर की इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगी, जो कि इवेंट के बाद की डेट है। क्योंकि इवेंट वर्ल्ड कप तो आ रहा है जून में, जून जुलाई में इवेंट हो रहा है। जिन लोगों को अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी जून से पहले की, उनको तो मिल जाएगी, लेकिन जिन लोगों को मिलेगी नवंबर दिसंबर में, उनको क्या करना है। उनके लिए आगे ये सिचुएशन है कि अगर तो वो वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो मेरा उनको मशवरा ये है कि आप पे करके अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो जल्दी करवा लें। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे तरीके होते हैं जिन तरीक़ों के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट जो है वो जल्दी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। अगर आप एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि मैं इस इवेंट को अगर मिस कर भी दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे US का वीज़ा मिल जाए, मैं बाद में US में सैर करने चला जाऊंगा, तो तब मेरे लिए आपको ये मशवरा है कि आप अभी वीज़ा अप्लाई करवाएं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसेस में ऐसा देखने में आया है कि जब आपकी कोई बिज़नेस मीटिंग होती है या कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें आपने लाजमी जल्दी जाना होता है और आपको अपॉइंटमेंट लेट मिलती है, तो उस केस में जब आपका इंटरव्यू का टाइम आता है तो वीज़ा ऑफिसर आपसे एक्सक्यूज़ भी करता है
कि आपको इंटरव्यू के लिए लेट अपॉइंटमेंट मिली और आपको वो वीज़ा देने में भी खुशी महसूस करता है, क्योंकि लेट अपॉइंटमेंट आपकी वजह से नहीं हुई, आपने तो इवेंट से पहले अप्लाई कर दिया था। लेट अपॉइंटमेंट होती है अम्बेसी की तरफ से, अम्बेसी के पास इतना रश होता है कि वो आपको लेट अपॉइंटमेंट दे देते हैं, तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। तो लिहाजा इसलिए वो आपको एज अ कॉम्पनसेट करते हुए देखने में आया कि वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं और एक्सक्यूज़ भी करते हैं। तो इस तमाम सिनेरियो में मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इस टाइम को मिस ना करें, वीज़ा अपना ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपको वीज़ा मिल जाए। जाना ना जाना वो बात की बात है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने उस वीज़ा पे ट्रैवल करना है, वीज़ा वैलिड रहेगा। आपकी मर्ज़ी है तो आप 3 साल बाद जाएँ, 4 साल बाद जाएँ, 5 साल बाद जाएँ, जब तक वो वीज़ा वैलिड है। और अगर नहीं भी जाते तो आप उस वीज़ा को रख सकते हैं, आपको कभी भी ज़रूरत पेश आ सकती है, आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। अमेरिकन वीज़ा से मुतल्लिक़ आप मज़ीद अपनी मालूमात में इजाफ़े के लिए ये वीडियो देख सकते हैं, और किसी भी मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, इसको समझने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने बड़ी तफसील में समझाया है कि अगर आपकी टैक्स रिटर्न्स ऐसे बनी होंगी तो आपके वीज़ा मिलने के रेशो हाई हो जाते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे।